ऑसवाल्ड के तनुता के नियम का प्रूफ। देखिए किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो ऑसवाल्ड का जो तनुता का नियम होता है वो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए होता है। ओके, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए होता है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या क्या हो सकते हैं आपके? प्रबल अम्ल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके? प्रबल अम्ल भी हो सकते हैं। सॉरी, प्रबल अम्ल नहीं, दुर्बल अम्ल, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल अम्ल भी हो सकते हैं, दुर्बल क्षार भी हो सकते हैं आपके। ओके, तो मैं पहली बार में क्या करूंगा, यदि मैंने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए ऑसवाल्ड का नियम क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, मतलब कि मैंने दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी कर दिया, तो मैं एक बार दुर्बल अम्ल के लिए क्या करूंगा, आपका ऑसवाल्ड का नियम प्रूफ करूंगा। उसके बाद दुर्बल क्षार के लिए ऑसवाल्ड का नियम प्रूफ करूंगा, तो अपने आप ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, ये नियम प्रूफ हो जाएगा। तो मैं पहले किसके लिए कर लूंगा, आपके दुर्बल अम्ल के लिए। किसके लिए कर लूंगा? दुर्बल अम्ल के लिए। दुर्बल अम्ल के लिए देखिए किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे। मैं मान लेता हूं एक दुर्बल अम्ल है हमारा HA, एक दुर्बल अम्ल है HA। HA का मतलब यहाँ पर CH3COH भी हो सकता है। देखिए यहाँ भी H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है। ओके, तो यहाँ ये है आपका H और यहाँ जो A है वो क्या है आपका CH3COO। CH3COH क्या है? दुर्बल अम्ल है। कोई भी दुर्बल अम्ल हो उसका जो सामान्यतः फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका HA होता है। उसका सामान्य फॉर्मूला कितना होता है? HA होता है। यदि मैं CH3COOH का क्या करूं, आपका वियोजन करूं, तो किसमें टूटता है? आपके CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में। इसमें टूटता है आपके CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका HA है, यहाँ A के स्थान पे क्या है आपका CH3COO है और H के स्थान पे आपका HI है। तो CH3COH किसमें टूटा? CH3COO माइनस और H प्लस में। तो उसी प्रकार से यदि मैं AH को तोड़ू, सॉरी AH नहीं HA, AH या HA वही बात है, को तोड़ू तो आपका जो CH3COO है वो टूट गया, वो टूटा और किसमें टूटा? माइनस में टूटा। उसी प्रकार से A भी किसमें टूट जाएगा? आपके माइनस में टूट जाएगा, प्लस ये H प्लस जैसा का वैसा बना रहेगा। तो ये जो आपका H है वो किस में टूटेगा? H प्लस प्लस A माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा? आपके H प्लस प्लस A माइनस में टूटेगा। अब देखिए मैं क्या मान लेता हूँ, ये जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सॉरी दुर्बल अम्ल है HA, उसका वियोजन हुआ H प्लस और A माइनस में, और ये किसी स्थिति में? आपके साम्य अवस्था की स्थिति में है। मैं मान लेता हूँ टाइम बराबर 0। टाइम बराबर 0 का अर्थ क्या होता है? टाइम बराबर 0 एक ऐसे समय होता है जिसमें हम केवल आपका अभिकारक लेते हैं, उत्पाद एक भी नहीं बनता है। तो मैं मान लेता हूँ HA की जो सांद्रता थी वो प्रारंभिक अवस्था में 1 थी। देखिए जब टाइम बराबर 0 है तो आपके अभिकारक की सांद्रता कैसी होगी? अधिकतम होगी, जो कि कितनी मान लिया मैंने? 1 मान लिया हो। तो बताओ क्या टाइम बराबर 0 पर हम केवल CH3COH को ले तो ऑब्वियसली बात है इसका नहीं अभी वियोजन होगा, नहीं कुछ होगा। हाँ, टाइम बराबर 1 पर ये किस में टूट जाएगा? आपके CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएगा। लेकिन टाइम बराबर 0 पर ये जैसा का वैसा पड़ा रहेगा और ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, अर्थात इनकी सांद्रता कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी टाइम बराबर 0 पर। टाइम बराबर 0 पर इसकी सांद्रता 1 रहेगी, इसकी सांद्रता 0 रहेगी, क्योंकि मैंने टाइम बराबर 0 क्या होता है? जिस समय मैं अभिक्रिया स्टार्ट करता हूं। अब मैं मान लेता हूं टाइम बराबर T पर। टाइम बराबर T पर मैं क्या मान लेता हूं कि इसकी जो आपके आयरन की मात्रा है वो कितनी? आपकी अल्फा है। तो इसमें से अल्फा निकल गया तो यहाँ क्या क्या बन जाएगा? अल्फा ही बन जाएगा। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था, जैसे कि T बराबर 0 पर जब अभिकारक रहता है वो 10 रहता है, ये क्या होता है? 0 होता है। टाइम बराबर 1 पर ये 10 से 9 हो जाता है, तो जितना कम होता है उतना ही बढ़ता है। टाइम बराबर 2 पर ये 9 से 8 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा, मतलब जितना घटता है उतना ही बढ़ता है। अब देखिए ये आपका 1 से कितना घटा? अल्फा घटा, तो कितना बढ़ जाएगा? अल्फा ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम यहाँ करते थे जितना घटा उतना ही बढ़ जाता था, जितना घटा 9 से 1 घटा तो 1 से 2 बढ़ गया। उसी प्रकार से यहाँ अल्फा घटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका अल्फा बन जाएगा। और टाइम बराबर T वो समय है जब आपकी साम्य अवस्था आ चुकी है।
टाइम बराबर टी वो समय है जब आपकी क्या आ चुकी है, साम्य अवस्था आ चुकी है। देखिए जो यहाँ मैंने एच ए लिया हूँ, यहाँ जो मैंने एच ए लिया हूँ, ये 1 और 1 माइनस एल्फा, ये क्या है आपके मोल है, ये क्या है आपके मोल है। जैसे कि मतलब कि मैंने प्रारंभिक अवस्था में जो एच ए है उसके कितने मोल लिए थे, 1 मोल लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ के लिखा आपका 1 लिखा हो। लेकिन अर्थात टाइम बराबर 0 पर मैंने एच ए के मोल 1 लिए थे और टाइम बराबर 0 पर इनके मोल कितने थे, 0 थे। अब जैसे टाइम बराबर टी हुआ तो अल्फा निकल गए, अल्फा मोल निकल गए, जितने मोल निकले उतने ही क्या हो गए आपके पुनः बन गए। तो ये भी क्या है आपके मोल ही है, ये भी क्या है आपके मोल ही है। ओके, ये भी क्या है आपके मोल है। अब मैं क्या करूंगा, साम्य अवस्था, ये हमें क्या प्राप्त हो गए कि टाइम बराबर 0 पर जो आपका दुर्बल अम्ल था उसका जो क्या थी आपकी मोल थे वो 1 थे और आपके उत्पाद के कितने थे, 0 0 थे। टाइम बराबर टी पर जब साम्य अवस्था आ गई तो आपके मोल हो गए 1 माइनस अल्फा और उत्पाद के मोल हो गए अल्फा, मतलब H प्लस के भी मोल कितने हो गए अल्फा और इसके भी मोल कितने हो गए आपके अल्फा हो गए। अब मैं क्या करता हूं, हमें क्या प्राप्त हो गए, मोल प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं भाग लगा देता हूं v का, दोनों पक्षों में किसका भाग लगा देता हूं मैं, आपके v का भाग लगा देता हूं। तो ये क्या है आपके एक प्रकार से मोल है, ये क्या है ऊपर मोल है और नीचे क्या है एक प्रकार से आपका आयतन है, नीचे क्या है आपका आयतन है। और मोल बटा आयतन क्या होता है आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है, मोल बटा आयतन क्या होता है आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार से देखिए अल्फा क्या है आपका मोल है एक प्रकार से और v क्या है आपका आयतन, तो ये भी क्या है सक्रिय द्रव्यमान। ये किसका सक्रिय द्रव्यमान हो गया, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान अल्फा अपॉन v हो गया और आपके A माइनस का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया, अल्फा अपॉन v हो गया। क्या हो गया आपका अल्फा अपॉन v हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, आपके इस अभिक्रिया के लिए क्या लिख लेता हूं मैं, साम्य अवस्था स्थिरांक लिख लेता हूं। साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है आपका, k इज इक्वल टू आता है आपका H प्लस, फिर आता है आपका A माइनस डिवाइड बाय क्या आता है आपका HA। इसी प्रकार से लिखते हैं हम। यदि आपकी अभिक्रिया इस प्रकार से दी हो A प्लस B और साम्य अवस्था की स्थिति में हो C प्लस D, तो इसमें यदि साम्य अवस्था इस तरह लिखते हैं तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, C का सक्रिय द्रव्यमान की पावर C, D का सक्रिय द्रव्यमान की पावर D डिवाइड बाय A का सक्रिय द्रव्यमान की पावर A और B का सक्रिय द्रव्यमान की पावर क्या होती है, B होती है। तो उसी प्रकार की ये भी उसी प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर C के स्थान पे आपका H प्लस है, D के स्थान पे A माइनस है, तो मैंने लिख दिया H प्लस और क्या लिख दिया A माइनस। इनके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 जिसे हम नाम भी दिखाए तो चलता है। उसके बाद क्या आता है AB, यहाँ केवल A ही है, कितना है वो भी HA है, तो हमने केवल क्या लिखे HA लिखे, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 है, तो यहाँ इसकी पावर 1 आ जाती जो कि मैंने नहीं लिखा और आपका B नहीं था। तो ये क्या लिख लिया हमने, साम्य अवस्था स्थिरांक लिख लिए। अब देखिए ये जो आपने साम्य अवस्था स्थिरांक लिखी है वो किसके लिए लिखी है, आपने अम्ल के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है, किसी दुर्बल अम्ल के लिए लिखे है और A का अर्थ क्या होता है आपका एसिड होता है, इसलिए मैंने यहाँ के लिखा आपका साम्य अवस्था स्थिरांक को KA लिखा। अब देखिए अब हमें यहाँ लिखना है H प्लस का क्या लिखना है, सक्रिय द्रव्यमान। देखिए H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान कितना है आपका, अल्फा अपॉन V है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा आपका, यहाँ लिख देते हैं KA इज इक्वल टू H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान कितना है आपका, अल्फा अपॉन V इनटू A माइनस का सक्रिय द्रव्यमान कितना है आपका, अल्फा अपॉन V डिवाइड बाय HA का सक्रिय द्रव्यमान कितना है आपका, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय V। देखिए मैंने ये आपकी अभिक्रिया मैंने माना था इस प्रकार दुर्बल अम्ल के लिए, फिर उसके लिए मैंने क्या लिखा आपका साम्य अवस्था स्थिरांक लिखा जो कि इस प्रकार से होता है। अब मुझे चाहिए था H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, A माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, HA का सक्रिय द्रव्यमान। उसके लिए मैंने क्या किया, मान लिया टाइम बराबर 0 पर ये 1 था तो ये 0 0 होंगे क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, हमने केवल अभिकारक लिए हैं। अब टाइम बराबर T पर अल्फा निकल गए, आपके अल्फा बन गए। अब मुझे ये तो क्या हो गए आपके मोल हो गए, अब मुझे इन मोल से क्या ज्ञात करना था, आपका सक्रिय द्रव्यमान। मुझे मोल दिया हुआ था और मुझे सक्रिय द्रव्यमान भी निकालना था, तो यदि मैं इसमें आयतन का भाग लगा दूं तो मुझे सक्रिय द्रव्यमान आसानी से मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ भी V का भाग लगा दिया आयतन, यहाँ भी आयतन का भाग लगा दिया, यहाँ भी आयतन का भाग लगा दिया, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V क्या बन गया आपका,
इसका सक्रिय द्रव्यमान जो मैंने लिख दिया, देखिए HA का सक्रिय द्रव्यमान 1 माइनस अल्फा अपॉन V। फिर लिखना था मुझे H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, तो कितना आया था वो अल्फा अपॉन V, तो अल्फा अपॉन V लिख दिया, और A माइनस का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो गया, अल्फा अपॉन V हो गया। अब देखिए आगे हम क्या कर लेते हैं, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं आपका कि A बराबर कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू अल्फा, कितना हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर, अल्फा या अल्फा कहते हैं, V इंटू V क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस 1 माइनस अल्फा अपॉन V को ऊपर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V अपॉन 1 माइनस अल्फा। जब भी नीचे वाली चीज ऊपर जाती है तो जो नीचे रहता है वो आ जाता है ऊपर, और जो ऊपर रहता है वो आ जाता है नीचे। तो V, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो V आ गया आपका ऊपर और 1 माइनस अल्फा आ गया आपका नीचे। अब देखिए यहाँ V स्क्वायर है, मतलब V इंटू V है, और यहाँ केवल एक V है, तो इस V से ये V क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात V के स्क्वायर से एक V कैंसिल हो गया, तो हमारा K A का मान कितना आ जाएगा फाइनली अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय V 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ V स्क्वायर था, एक V से एक V कैंसिल, तो यहाँ केवल V बचेगा और 1 माइनस अल्फा। अब देखिए मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ, K A इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन V, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर का इंटू यदि मैं 1 से करूंगा तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा, और यदि मैं 1 माइनस अल्फा का इंटू यदि V से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इतना ही मिल जाएगा, मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन V। देखिए जो हमने अभिक्रिया मानी थी, आपकी क्या अभिक्रिया मानी थी प्रारंभ में, हमने आपकी अभिक्रिया मानी थी हमने ये वाली H प्लस प्लस A माइनस, ये अभिक्रिया मानी थी हमने। दुर्बल अम्ल का अपघटन इस प्रकार से होता है। इसके प्रारंभिक हमने मोल कितने माने थे, 1 माने थे, इनके क्या थे 0 थे, क्यों, क्योंकि टाइम बराबर 0 था। जैसे टाइम बराबर t हुआ तो ये अल्फा कम हुआ तो अल्फा क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब कि प्रारंभिक स्थिति में इसकी जो सांद्रता है, प्रारंभिक स्थिति में अर्थात जब मैं टाइम बराबर 0 की बात करूं, इसकी सांद्रता कितनी थी आपकी, इसके जो आपके मोल थे, सॉरी सांद्रता नहीं, जो मोल थे, ये क्या बताते हैं आपके मोल, वो कितने थे 1 थे, मोल कितने थे 1 थे, और जो आयतन था वो कितना था आपका V था, वो आयतन कितना था V था। तो यदि मैं इस मोल बटा आयतन करूं, यहाँ मोल बटा आयतन करूं तो कितना हो जाएगा आपका, मोल बटा आयतन क्या होता है आपका सांद्रता होता है, मोल बटा आयतन क्या होता है सांद्रता होता है। तो मोल कितना लिया था मैंने 1 लिया था, तो 1, आयतन कितना है हमारा V है, तो V डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका सांद्रता, मतलब सांद्रता की वैल्यू कितना है 1 अपॉन V, जिसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। देखिए प्रारंभिक अवस्था में 1 थे, 0 0 थे, ये क्या बताते हैं आपके मोल्स को बताते हैं, तो ये हो गए आपके मोल। अब यदि मैं इस मोल में जो मैंने प्रारंभिक आयतन माना हो V, उसका यदि मैं क्या लगा दूं, भाग लगा दूं, तो मुझे सांद्रता मिल जाएगी, तो 1 अपॉन V की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सांद्रता हो जाएगी। तो मैं यहाँ इस 1 अपॉन V के स्थान पे क्या लिख दूंगा, आपका सांद्रता लिख दूंगा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन V। इस मैं 1 अपॉन V के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपकी सांद्रता लिख सकता हूँ, 1 अपॉन V के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं सांद्रता। अब देखिए सांद्रता को हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं C से, किससे प्रदर्शित करते हैं C से, तो यहाँ से जो आपका K A की वैल्यू आ गई फाइनली, वो कितनी आ गई अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, कितनी आ गई 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ मुझे और एक कंडीशन माननी होगी, यदि मुझे ऑसवर्ड का नियम प्रूफ करना है, हालांकि ऑसवर्ड का नियम प्रूफ एक प्रकार से देखे तो हो ही गया है, लेकिन एक कंडीशन माननी पड़ेगी, यदि अल्फा का मान बहुत 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 कम हो 1 से, मतलब कि अल्फा का मान लगभग हो इतना 0.000000001, यदि इतना मान हो तो मैं इस 1 माइनस अल्फा को क्या कर सकता हूँ 0 के बराबर कर सकता हूँ। देखिए 0.0000001 एक प्रकार से 0 के बराबर है, मतलब मैं इस अल्फा को किसके बराबर रख सकता हूँ 0 के बराबर रख सकता हूँ, किसे में रख सकता हूँ, अल्फा का मान 0 होने का अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो आयनन की मात्रा है वो कैसी है, बहुत ही कम है। आयनन की मात्रा देखिए
अल्फा बराबर 0 होने का अर्थ क्या होगा, अल्फा बराबर 0 होने का अर्थ क्या होगा कि आपके आयनन की मात्रा कम है, अर्थात टूटने की मात्रा बहुत कम है। अब हम दुर्बल अम्ल की बात करें, और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो कि टूटते कम है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, जो आपका अल्फा के क्या मान लिया मैंने 0 मान लिया। तो जैसे मैं अल्फा को 0 मानूंगा तो कितना हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा को क्या मान लूंगा मैं 0 मान लूंगा, तो यहाँ से जो आपका Ka आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय 1 माइनस 0 1, मतलब यहाँ से जो आपका Ka आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका Ka आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी, कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऑसवर्ड का नियम आ ही गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां देखिए जो आपका सी है वो कैसा है, इनटू में है, इस साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो के ए डिवाइड बाय सी हो जाएगा, के ए डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैं दोनों का क्या ले लेता हूँ, अंडर रूट ले लेता हूँ, इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट, तो 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो आपका अल्फा जैसा का वैसा, ये अल्फा स्क्वायर था, मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट मैंने ले लिया, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अल्फा बच जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा के ए डिवाइड बाय सी, क्या हो जाएगा आपका के ए डिवाइड बाय सी। और यही क्या है आपका ऑस्टवर्ड का तनुता का नियम है कि जो आपका अल्फा रहता है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है, के ए अपॉन सी के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है। दुर्बल क्षार के लिए सिद्ध करेंगे, दुर्बल क्षार के लिए। इसके पहले हमने किसके लिए सॉल्व किया था, दुर्बल अम्ल के लिए। तो मैं मान लेता हूं आपका जो दुर्बल क्षार है वो है आपका BOH, जैसे कि आपका NH4OH। NH4OH का एक प्रकार से आपका दुर्बल क्षार है। NH4OH किस में टूटता है आपका, NH4 प्लस OH माइनस में। तो देखिए OH के स्थान पे OH और NH4 के स्थान पे B, तो जिस प्रकार NH4OH NH4 प्लस में टूटा, मतलब जो B के स्थान पे आया वो प्लस में टूटा, तो ये किस में टूट जाएगा B प्लस OH के स्थान पे यहाँ भी OH है, तो किस में टूटा OH माइनस, तो ये भी किस में टूट जाएगा आपके OH माइनस में। तो जिस प्रकार NH4OH आपका टूटा NH4 प्लस OH माइनस में, उसी प्रकार से BOH टूट जाएगा B प्लस OH माइनस में। अब देखिए मैं मान लेता हूँ टाइम बराबर 0 पर जो आपका BOH था वो कितना था, 1 था, तो टाइम बराबर 0 मतलब अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, तो उत्पाद क्या होंगे आपके 0 होंगे, उत्पाद क्या होंगे 0 होंगे। अब मैं मान लेता हूं समय t बराबर t पर, अर्थात ये वो समय है जब साम्यावस्था आ चुकी है, जब आपकी साम्यावस्था क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो मैं t बराबर 0 पे 1 था, ये 0 थे। अब t बराबर जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आपके अभिकारक क्या होते जाता है, कम होते जाता है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। उसी प्रकार से मैं मान लेता हूँ अभिकारक आपका टाइम बराबर t पर अल्फा कम हो गया, कितना कम हो गया, अल्फा कम हो गया। अब जितना कम होता है अभिकारक उतना ही क्या बढ़ता है, आपका उत्पाद बढ़ता है। तो आपका अभिकारक अल्फा कम हुआ है, 1 माइनस अल्फा मतलब अल्फा कम हुआ है, तो उत्पाद क्या हो जाएगा, उतना ही बन जाएगा, आपका उत्पाद क्या होगा, उतना ही बन जाएगा। अब क्या कर देता हूं मैं, दोनों पक्षों में किसका भाग लगा देता हूं, आयतन का भाग लगा देता हूं दोनों ही पक्षों में। तो देखिए ये क्या है, आपका मोल है, ये क्या है आपके मोल है, मतलब कि टाइम बराबर 0 पर BOH के मोल कितने थे, 1 मोल थे। अब टाइम बराबर t पर जो आपका मोल हो गए वो कितने हो गए आपके 1 माइनस अल्फा हो गए, मोल 1 माइनस अल्फा। और आपके उत्पाद के मोल कितने थे, प्रारंभ में 0 थे, किंतु टाइम बराबर t पर कितने हो गए आपके अल्फा हो गए। ये तो मैंने v बाद में लगाए हो आयतन के रूप में। तो ये है आपके मोल और ये है आपका एक प्रकार से आयतन। और मोल बटा आयतन कितना होता है आपका, मोल बटा आयतन की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो ये जो है 1 माइनस अल्फा अपॉन v, ये किसका सक्रिय द्रव्यमान है, BOH का, ये किसका सक्रिय द्रव्यमान है, BOH का, अर्थात BOH का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन v। ये है B प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, B प्लस का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया आपका अल्फा अपॉन v, और आपका जो OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया आपका, OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान हो गया आपका अल्फा अपॉन v। प्रारंभिक अवस्था में 1 मोल थे, 0 मोल थे, टाइम बराबर t पर जब साम्यावस्था आ गई तो 1 माइनस अल्फा कम हुआ, अल्फा बन गया।
ये तो हमें प्राप्त हो गए अल्फा 1 माइनस अल्फा मोल अल्फा मोल अल्फा मोल। फिर मैंने क्या लगा दिया, इसमें भाग लगा दिया। अब जैसे ही मैं किसी मोल में आयतन का भाग लगा तो मुझे सक्रिय द्रव्यमान मिलता है, मतलब BOH का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, इसका B प्लस का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा अल्फा अपॉन V और OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन V। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब लिख लेंगे हम साम्यावस्था स्थिरांक। क्या लिखे हम आपका साम्यावस्था स्थिरांक। तो साम्यावस्था स्थिरांक क्या होता है आपका, K बराबर होता है आपका, अभिक्रिया क्या थी आपकी BOH gives you B प्लस OH माइनस। इसके लिए यदि मैं क्या लिखूं, आपका साम्यावस्था स्थिरांक लिखूं तो B प्लस की सांद्रता, फिर आएगी आपकी OH माइनस की सांद्रता या OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, बात वही है, नीचे आ जाएगा आपका BOH। नीचे हम साम्यावस्था इसी प्रकार से लिखते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक और उनकी घात। 1 है यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ये भी आपका 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ना भी लिखे तो आपका चलता है। देखिए आपका B प्लस, इसका मान क्या था आपका, B प्लस का सक्रिय द्रव्यमान कितना था आपका अल्फा अपॉन V। यदि मैं बात करूं OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान कितना था आपका अल्फा अपॉन V, तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ अल्फा अपॉन V इंटू OH माइनस के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ अल्फा अपॉन V डिवाइड बाय BOH का सक्रिय द्रव्यमान कितना मिला था हमें, BOH का सक्रिय द्रव्यमान था आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन V था, तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा अपॉन V लिख सकता हूँ। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, हम गुणा कर देते हैं, ऊपर कितना बच जाएगा आपका। अब देखिए ये जो साम्यावस्था स्थिरांक लिखी है वो हमने किसके लिए लिखी है, आपकी दुर्बल क्षार के लिए लिखी है, क्षार के लिए लिखी है, इसलिए मैं यहाँ इसे K को क्या मान लूंगा, KB मान लूंगा। तो आपके KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, KB बराबर अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय V इंटू V का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन V। कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V। देखिए मैं इस 1 माइनस अल्फा अपॉन V को यदि ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। V 1 माइनस अल्फा अपॉन V को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो V आ जाएगा आपका ऊपर और 1 माइनस अल्फा आ जाएगा आपका नीचे। V आ गया ऊपर और 1 माइनस अल्फा आ गया आपका नीचे, मैंने इसको बस ऊपर ले जाएगा। अब देखिए एक V से ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका KB का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, आ गया नीचे क्या बच गया 1 माइनस अल्फा, जिसे मैंने ये यहाँ लिख दिया इंटू यहाँ के 2 V थे, एक V से ये भी कैंसिल, कितना V बचेगा, एक ही आपका V बचेगा। अब देखिए इस KB को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आपके अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन V। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इंटू 1, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू V, इतना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू V। अब देखिए 1 अपॉन V कितना होता है आपका, C होता है। 1 अपॉन V क्या होता है, C होता है आपका, तो मैं इस 1 अपॉन V के स्थान पे क्या लिख दूंगा आपका C, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C, क्या लिख दूंगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू C का मान मैंने इसके स्थान पे इतना लिख दिया। तो फाइनली यहाँ से जो आपका KB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार 1 अपॉन V आपके C के बराबर होता है। अब देखिए जो हमने अल्फा होता है वो क्या होता है आपके आयनन की मात्रा, अल्फा क्या होता है आपके आयनन की मात्रा होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, दुर्बल क्षार की, तो दुर्बल क्षार है मतलब वो आयनित तो होगा लेकिन कम मात्रा में, क्या होगा कम मात्रा में आयनित होगा, कम मात्रा में आयनित होगा, लगभग 0.0005 इतनी मात्रा में टूटता है आपका क्या, दुर्बल क्षार इतनी मात्रा में टूटता है, अर्थात अल्फा का मान होता है इसके लिए 0.00005। अब देखिए 0.005 किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, मतलब मैं इस अल्फा को क्या मान सकता हूँ 0 मान सकता हूँ। तो KB कितना हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा को मैंने कितना, अल्फा की वैल्यू लगभग इतनी होती है, ये 0 के बराबर है, तो मैंने अल्फा बराबर 0 रख दिया। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर अल्फा बराबर 0 क्यों नहीं लिखा। देखिए अल्फा को कभी भी जब भी आपका गुणा होता है या भाग होता है, जब भी भौतिक राशियों का गुणा या भाग होता है तो वहां हम कभी भी नगण्य नहीं करते। 0 मानने का अर्थ होता है आपका नगण्य करना। 0 मानने का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हमने अल्फा को 0 मान लिया, मतलब कि अल्फा को हमने नगण्य मान लिए, तो नगण्य हमेशा या तो प्लस की स्थिति में किया जाता है माइनस की स्थिति में किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ ये वाले अल्फा को नगण्य माने क्योंकि ये माइनस की स्थिति में था, ये वाले अल्फा को हमने 0 नहीं माने, क्यों, क्योंकि ये आपके अभी माइनस की स्थिति में प्लस की स्थिति में नहीं है, जबकि गुणा की स्थिति में है।
ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय 1 माइनस 0 1, तो Kb का मान कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इस सी को इस साइड में भेज देता हूँ, तो Kb अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों का अंडर रूट ले लेता हूँ, इसी गुणा की स्थिति में था, इस साइड में आएगा तो भाग की स्थिति में आ जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब देखो ये 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा फाइनली हमारा अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी आ जाएगा। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं आपके इस नियम को, देखिए जैसे कहीं लिखा है अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी होता है। उसी प्रकार से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी, इसका मतलब क्या होगा अंडर रूट ऑफ Kb डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सी, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी का अर्थ। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ Kb इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ अल्फा बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी। देखिए Kb क्या है, एक प्रकार से आपका नियतांक है, अंडर रूट Kb क्या है आपका नियतांक है, और आपका जो ऑस्टवर्ड का तरलता का नियम है वो केवल यही कहता है कि अल्फा बराबर नियतांक, आपका नियतांक आना चाहिए। वो नियतांक हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने नियतांक यहाँ अंडर रूट ऑफ Kb मान लिए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट सी, यही होता है आपके किसका नियम ऑस्टवर्ड का तरलता का नियम। अब यहाँ हालांकि नियतांक Kb नहीं आया, लेकिन नियतांक के स्थान पे नियतांक ही आया, अर्थात ये हमारा क्या प्रूफ हो गया आपका दुर्बल चार के लिए ऑस्टवर्ड के तरलता का नियम प्रूफ हो गया, और आपके दुर्बल अम्ल के लिए भी प्रूफ हो गया। तो आपको पहले दुर्बल अम्ल के लिए करना है, फिर दुर्बल क्षार के लिए करना है, और यदि दोनों के लिए सिद्ध हो गया तो लिख देना चूंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए ऑस्टवर्ड का तरलता का नियम आपका प्रूफ हो चुका है, अर्थात दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए यह नियम भी क्या होगा आपका सत्य होगा।